वेलकम टू लीगल गाइड 360 योर कंप्लीट लीगल कंपास में आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सेक्शन 65A 65B तक कंप्लीट कर लिया था। आज का जो लेक्चर है हमारा सेक्शन 66 जो है, इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। अगर बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की बात करें तो सेक्शन 64 को कंप्लीट करेंगे। आज की जो सेक्शन है वो हमारी सेक्शन 65 से ही रिलेटेड है, और जो सेक्शन 65 थी वो बात कर रही थी केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट मे बी गिवन, मतलब ऐसी अवस्थाएं जिनमें दस्तावेजों के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा। तो 65 का क्लॉज जो ए था, जो बात करता था कि व्हेन द ओरिजिनल इज शोन और अपीयर टू बी इन द पोजीशन और पावर, मतलब जबकि यह ऐसा अपीयर होता है, ऐसा दर्शित होता हो या ऐसा प्रतीत होता हो कि जो ओरिजिनल है वो ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है या उसकी पावर में है। तो ये बात करती थी, उससे ही रिलेटेड जो आज की सेक्शन है 66 वो हम पढ़ेंगे, जो बात करती है रूल्स एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस, मतलब नोटिस को प्रोड्यूस करने के नियम क्या होंगे। तो जो सेक्शन 66 है ये डायरेक्टली सेक्शन 65 जो है उसका सब क्लॉज ए से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। तो ये बताती है कि जो 65 का सब क्लॉज जो ए है उससे कंडीशन में जब हमें द्वितीयक साक्ष्य देना होगा तो हमें एक नोटिस देना होता है उस पार्टी को जिसकी पोजीशन में या जिसकी पावर में वो डॉक्यूमेंट है। 65 जो बात करती थी वो हमारी, अगर उसका सब क्लॉज ए की बात मैं करूंगा केवल यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले जो सेक्शंस है जो 65 में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको वो समझनी है तो पूरा वीडियो देखो। मैं यहाँ पे 65A आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जो बात ये कर रही थी व्हेन द ओरिजिनल इज शोन और अपीयर, दर्शित होती हो या प्रकट होता, टू बी इन पोजीशन और पावर, जो क्या हो, जो मूल जो है ओरिजिनल वो ऐसे किसी व्यक्ति के कब्जे में हो या सत्याधीन हो। पहली कंडीशन इसकी जो थी वो ये थी कि ऑफ द पर्सन अगेंस्ट whom द डॉक्यूमेंट इज sought टू बी प्रूव्ड, तो जिसके विरुद्ध, जिसके अगेंस्ट उस डॉक्यूमेंट को क्या करना है, प्रूव किया जाना है। ठीक है। दूसरी बात ये करता था कि ऑफ एनी पर्सन आउट ऑफ रीच और नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, जो न्यायालय की पहुंच से बाहर हो। ठीक है। नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, या ऐसी आदेश का कि अध्याधीन नहीं है। तीसरी बात थी ऑफ एनी पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस, मतलब जो उसे पेश करने के लिए कानूनी रूप से अवध्य हो, बाउंड हो। तो 66 जो सेक्शन है वो इस सेक्शन से जुड़ी हुई है 65 से डायरेक्टली। प्री के क्वेश्चन दोनों को मिला के ही बनते हैं। 65 जो है वो बात करती है कि सेकेंडरी एविडेंस आप कब दे सकोगी। 65 के अंदर ही जो सब क्लॉज 1 है उसके अंदर जो बताई गई थी कंडीशंस, उन्हीं की आगे की प्रक्रिया 66 बताती है कि जनरली तो आपको नोटिस देना ही देना है क्लॉज ए की कंडीशंस में, पर प्रोवाइजो दिया हुआ है, पर कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस होंगी जहां पे आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है, कोर्ट वहां पे आपसे नोटिस नहीं मांगेगा। तो समझ लेते हैं उन कंडीशंस को, कैसे ये सेक्शन 65 से जुड़ा हुआ है उसको समझ लेते हैं। क्या क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है किस पोर्शन से, वो समझ लेते हैं। बात करते हैं सेक्शन 66 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर क्या हो जाएगी, सेक्शन 64 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। बात क्या करती है, इसकी हेडिंग क्या है, रूल्स एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस, नोटिस को प्रोड्यूस करने के बारे में नियम। सिंपल सा बताएं, सूचना को पेश करने के बारे में नियम। नोटिस मतलब सूचना, समझते हैं इसको। सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट रिफर, मतलब निर्दिष्ट है किसमें, इन क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 60। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 60 हो जाएगी और इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 65। तो 65A
या 60 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 दोनों की बात करें तो उसका सब क्लॉज जो ए है उसमें जो कंडीशंस लिखी हैं ये कह रहे हैं कि सेकेंडरी एविडेंस ऑफ कंटेंट धारा 60 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार या धारा 65 का सब क्लॉज ए इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में निर्दिष्ट दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का मतलब कंटेंट, अंतर्वस्तु मतलब कंटेंट का द्वितीयक साक्ष्य तब तक नहीं दिया जा सकेगा। कब तक? जब तक बताऊं मैं आगे। द पार्टी प्रपोर्टिंग टू गिव सच सेकेंडरी एविडेंस हैज प्रीवियसली गिवन टू द पार्टी इन हुज पोजीशन और पावर द डॉक्यूमेंट इज और हिज अटॉर्नी और प्लीडर। ये पहले वाले लॉ में थी, इंडियन एविडेंस एक्ट 1972 में। नए लॉ में इसकी जगह एडवोकेट लिख दिया और रिप्रेजेंटेटिव ये वर्ड ऐड करा है। तो ये कहते हैं जब तक नहीं दिया जाएगा, कब तक? जब तक कि नोटिस दे दिया ना गया हो, विधिक रूप से कोई प्रक्रिया बताई गई हो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, या अगर कोई विधिक कोई ऐसी कंडीशन, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं बताई गई है कि इस प्रक्रिया से भेजा जाएगा, तब कोर्ट जैसा कंसीडर करे, जैसा उसको रीजनेबल लगे उन सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, उस केस की अवस्थाओं में, उस परिस्थिति में कोर्ट को जैसा लगे उसके हिसाब से नोटिस भेजना होगा। इजी वे में अगर मैं समझाऊं आपको तो ये कहना चाहता है कि ये कोर्ट है, ये ए पर्सन है और ये बी, इनके बीच कोई डिस्प्यूट है। अब ए व्यक्ति है, सपोज करो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। अब ए व्यक्ति की ओरिजिनल जो प्रॉपर्टी की विल है, जो रजिस्ट्री की कॉपी है, वो बी के पास है। अब ए को ऐसे में कोर्ट के आगे उसकी कॉपी देनी है। तो सेक्शन जो 66 है वो ये कहती है कि इसके लिए आपको बी को नोटिस देना पड़ेगा। जब आप बी को नोटिस दे दोगे तब आप ये सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट के अंदर दे पाओगे। तब तक आपको कोर्ट के अंदर क्या ये सेकेंडरी एविडेंस, आप जो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट कंटेंट प्रूव करने के लिए जो दे रहे हो सेकेंडरी एविडेंस, वो नहीं दिया जा सकेगा। और नोटिस जो बी को देना वो कैसे दिया जाएगा, वो ये कहते हैं सच नोटिस टू प्रोड्यूस इट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, किसी लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब करा गया हो। और इफ नो नोटिस इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ के द्वारा अगर प्रिस्क्राइब नहीं है तो क्या होगा? तो कोर्ट जैसी सही समझे उस नोटिस को कैसे बी को भेजना है। अगर उसने कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस में जैसा वो बताएगी किस तरीके से भेजना है, कैसे वो चीजें सर्कमस्टांसेस में वो केस भेजना है, जैसा कोर्ट रीजनेबल समझता हो, ठीक समझता हो, तो उस कंडीशन में भेजना है। तब ही आप कोर्ट के अंदर सेकेंडरी एविडेंस दे सकोगे। इस पूरी लाइन का मतलब यही है, इस पूरी लाइन का मतलब यही है कि कोर्ट के अंदर ए और बी के बीच एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है जिसकी ओरिजिनल कॉपी है वो बी के कब्जे में है, पोजीशन में। अब ए को सेकेंडरी एविडेंस देना है तो 65 के अकॉर्डिंग वो दे रहा है, पोजीशन में इसके है तो 65 का सब क्लॉज ए लागू हो जाएगा। पहली बात हो गई। तो ये कह रहा है कि तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसको सामने वाली पार्टी को नोटिस ना दिया गया। और नोटिस कैसे दिया गया? या तो प्रिस्क्राइब बाय लॉ अगर कोई लिखा गया है तो उसके अकॉर्डिंग भेजा जाएगा, प्रोसीजर होगा। नहीं है तो कोर्ट को जैसा ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग। दूसरी बात ही होगी। तीसरी बात इसमें जो और आपको समझना है, पहले वाले लॉ में अटॉर्नी और प्लीडर वर्ड यूज है, तो मतलब इसका अटॉर्नी के पास भी वो अगर पेपर है तो उसे भी नोटिस भेजना जरूरी है, तभी आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकोगे। पर अभी की अगर लॉ की बात करें, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की बात करें, तो इसमें अटॉर्नी और प्लीडर को हटा के इन्होंने एक वर्ड लिख दिया एडवोकेट। तो इसका मतलब तो सेम ही निकलता है, कोई चेंज नहीं। पर जो नीचे ये वर्ड लिखा है और रिप्रेजेंटेटिव, ये पहले नहीं लिखा हुआ था, तो अब इसका रिप्रेजेंटेटिव ही हुए। मान लो बी का सी तो हो गया एडवोकेट, अटॉर्नी, प्लीडर हो गया, और डी है रिप्रेजेंटेटिव। तो ये कहना ये चाहते हैं कि कोर्ट अगर ये तीनों में से जिसके पास पोजीशन में है उसको इसको नोटिस भेजना पड़ेगा, और नोटिस वो किस प्रोसेस से जाएगा, वो प्रिस्क्राइब बाय लॉ होगा। और अगर लॉ से प्रिस्क्राइब नहीं है तो कोर्ट को जैसा ठीक लगे उन परिस्थितियों को देखते हो तो वो कोर्ट बताएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको इनको नोटिस भेजना पड़ेगा। सी वो एडवोकेट हो गया, इसकी पोजीशन में हो या इसकी पावर में हो। बी वो स्वयं पार्टी हो गई, अपोजिट पार्टी जिसके अगेंस्ट आप केस लड़ रहे हो, उसको भेजना होगा। और डी आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो नए लॉ के अंदर किसको दे दिया हमने जगह? डी को दे दिया, रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया। रिप्रेजेंटेटिव भी हो तब भी आपको नोटिस भेजना ही है। और उसका प्रोसीजर क्या होगा वो हमें इस तरीके से बता दिया, प्रिस्क्राइब बाय लॉ। अगर लॉ
प्रिस्क्राइब बाय लॉ नहीं है, मान लो ये तो किसी लॉ के अकॉर्डिंग लिखा ही हो कि ऐसी सर्कमस्टांसेस में नोटिस इस तरीके से भेजना है सामने वाली पार्टी को, वकील को नोटिस इस तरीके से भेजना है, रिप्रेजेंटेटिव को नोटिस इस तरीके से भेजना है। जब प्रिस्क्राइब नहीं है तो कोर्ट बता देगा उसको जैसा ठीक लगेगा, उस सर्कमस्टांसेस को देखते हुए केस की वो वैसा प्रिस्क्राइब कर देगा। तो पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात जो उसका प्रोवाइजो है वो क्या कहता है? प्रोवाइजो इसका बताता है प्रोवाइडेड दैट सच नोटिस शैल नॉट बी रिक्वायर्ड। अब वहां तो नोटिस रिक्वायर था कि भेजना ही भेजना है, यहां पे कह रहा है कि प्रोवाइजो कहता है कि परंतु दैट सच नोटिस शैल नॉट बी रिक्वायर, नहीं होगा। कब नहीं होगा रिक्वायर? in order to render secondary evidence admissible in any of following cases or in which any other case in which the court thinks fit or dispense with। ये कहता कि परंतु ऐसी नोटिस के लिए निम्नलिखित जो केसेस हैं जो हैं इनकी फॉलोइंग जो अवस्थाएं हैं उनमें से किसी में या किसी भी अन्य अवस्था में जिसमें न्यायालय उसके दिए जाने से अभिमुक्ति प्रदान कर दे, द्वितीयक साक्ष्य को एडमिसिबल बनाने के लिए अपेक्षित नहीं की जाएगी। मतलब क्या? उससे अपेक्षित नहीं, रिक्वायर नहीं की जाएगा उससे। सिंपल सा समझो तो ये जो कंडीशंस ABCDEF है, ऐसी स्थिति में आपको नोटिस सामने वाली पार्टी जो मैं आपको बता रहा था, ये A और B के बीच में जो डिस्प्यूट था और B का जो वकील C था और D रिप्रेजेंटेड था, तो ये कह रहा है कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, ये कोर्ट था, अब कोर्ट को देना, तो ये कह रहा है कुछ ऐसी कंडीशन का परंतु उस टाइम उस स्थितियों में आपको नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब A को नोटिस देने की आवश्यकता अब नहीं होगी। तो कब नहीं होगी? व्हेन द डॉक्यूमेंट टू बी प्रूव इज इटसेल्फ अ नोटिस। ठीक, जब जो डॉक्यूमेंट है वो खुद में ही नोटिस हो। थोड़ा सा आपको इजी कर देता हूं, ऐसा कैसे होगा? जैसे कि आपको सेकेंडरी एविडेंस देना था तो उसके लिए आपको भी बताया था मैंने कि नोटिस देना पड़ेगा। अब आपने नोटिस दे दिया तो कोर्ट में उसकी क्या दिखाओगे? आप कॉपी दिखाओगे कि मैंने नोटिस दे दिया है। तो ये कहना चाह रहा है कि अब जो कॉपी आप दिखा रहे हो वो भी तो सेकेंडरी एविडेंस है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। उस नोटिस के लिए भी नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है, ये कहना चाह रहा है। जब जो वो इंफॉर्मेशन है, जो सूचना है, जो नोटिस है, वो खुद ही बात उसको प्रूव करने की आए तो फिर आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। पहली बात, when from the nature of the case the adverse party must know that he will be required to produce it। अब ऐसी स्थिति है, ये बी का ये रिप्रेजेंटेटिव हो या सी इसका प्लीडर एडवोकेट हो, तीनों के लिए हम बात करके चलेंगे। ऐसी स्थिति है कि जो सामने वाली पार्टी कौन सी? BCDE, BC और D, इनको ऑलरेडी पता है कि इस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना है हमें, उनकी नॉलेज में है ये चीज, तब आपको नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब तब आप जो A व्यक्ति है इसको नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं और इजी कर दूं, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए ओरिजिनल B, C या D के पास है, C मैं बता चुका हूं कौन है, D कौन है, इनके पास है और इनको ऐसी नॉलेज है कि इनको ये ओरिजिनल कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करना है। इसके बाद ऐसा नेचर है इस केस का, तब भी वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो ये बगैर नोटिस दिए भी सेकेंडरी एविडेंस दे सकेगा, बगैर नोटिस किए। ये बात हुई दूसरी। तीसरी, व्हेन इट अपीयर्स और इज प्रूव्ड, ऐसा प्रकट होता है और ऐसा साबित हो जाता है कि द एडवर्स पार्टी हैज ऑब्टेन पोजीशन ऑफ द ओरिजिनल बाय फ्रॉड और फोर्स। अब तीसरी जो बात है सी, वो ये कहता है कि BCD ये तीनों हैं, एडवर्स पार्टी यही हुए। ऐसा दर्शित हो रहा है या ऐसा प्रूव हो गया है कि ये B, C और D ने क्या करा है, ये जो ओरिजिनल है इसकी पोजीशन फ्रॉड करके प्राप्त करी है, इसको ऑब्टेन करा है फ्रॉड करके या फोर्स के द्वारा प्राप्त कर लिया है। मतलब ये कि B, C और D ने A का जो ओरिजिनल पेपर था उसे प्राप्त कर लिया, वो कैसे? फ्रॉड करके या ताकत से। तब ऐसी कंडीशन में भी A को नोटिस देने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे लॉजिक है, जिसने जबरदस्ती कोई चीज फ्रॉड करके प्राप्त करी हो, फोर्स से प्राप्त करी हो, वो क्यों प्रोड्यूस करेगा?
तो ऐसी कंडीशन में भी नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। चौथी बात समझ लेते हैं, व्हेन द एडवर्स पार्टी और हिज एजेंट हैज द ओरिजिनल इन कोर्ट। चौथी बात ये बड़ा कंफ्यूजन वाली है। अब आप कहोगे कोर्ट के अंदर ही कोई चीज है तो कोर्ट क्यों मंगाएगा? ये इस कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इस कोर्ट के अंदर इन दोनों का डिस्प्यूट चल रहा है। मान लो ये बी ने इसके ए वाले पेपर किसी और कोर्ट के अंदर लगा रखे हो, किसी अदर डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में, तो बता रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो इस सिचुएशन में भी ए को क्या करना है, नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए। या इसी कोर्ट के अंदर ही मान के चलो किसी और प्रोसीड और किसी अगेंस्ट कोई केस चल रहा हो उसमें दे रखा हो, तब भी जरूरत नहीं है। तो कोर्ट का मतलब क्या है, उस प्रोसीडिंग को छोड़ दो, ए बी के बीच जो चल रही है बस, उसके अलावा किसी भी और प्रोसीडिंग्स में ये डॉक्यूमेंट दिया गया है जहां भी, और इसकी आवश्यकता पड़ती है कोर्ट में, ए को देना है तो वो कॉपी दे सकेगा, उसको नोटिस देने की जरूरत नहीं है एडवर्स पार्टी को। एडवर्स पार्टी कौन हो गया, बीसीडी। नेक्स्ट देखते हैं, when the adverse party or his agent had admitted the loss of the document। अब इसे समझते हैं। ऐसी स्थिति आ गई है कि जो एडवर्स पार्टी है, ये एडवर्स जो पार्टी है बी, सी और डी, इसने एडमिट कर लिया है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल, जिसको के लिए नोटिस वाली बात, जिसको प्रोड्यूस करा जा रहा है कोर्ट में, वो लॉस हो गया, खो गया है वो। अगर ऐसा डॉक्यूमेंट खो गया है और सामने वाली पार्टी ने एडमिट कर लिया है, तब भी ये जो ए व्यक्ति है इसको नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। बगैर नोटिस ही इसका सेकेंडरी एविडेंस जो होगा, मतलब कॉपी जो होगी, वो एडमिसेबल होगी। लास्ट, व्हेन द पर्सन इन पोजीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज आउट ऑफ रीच और नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ कोर्ट। जो लास्ट है ये कह रहा है कि जो डॉक्यूमेंट जिसकी पोजीशन में है वो आउट ऑफ द रीच कोर्ट है, कोर्ट की पहुंच से बाहर है। मान के चलो ऐसी कंट्री में चला गया जहां तो कोर्ट के ऑर्डर ही नहीं चलते हैं, कोर्ट कैसे बुलाएगा, कैसे नोटिस भेजा जाएगा उससे? तो ऐसी स्थिति में भी जो ए व्यक्ति है इसको नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है, ये डायरेक्टली कोर्ट के अंदर सेकेंडरी एविडेंस दे सकेगा, ये बताते हुए कि ये व्यक्ति जो है वो आउट ऑफ रीच कोर्ट है। ठीक, कोर्ट की आउट ऑफ रीच हो या कोर्ट के जुडिक्शन से ही बाहर हो, बिल्कुल जहां पे कोर्ट के अध्यादेश चलते ही नहीं हो, आदेशिका ही नहीं चलती हो कोर्ट की वहां पे। तो ये 6 कंडीशंस थी, मैं फिर से आपको समझा देता हूं। पहली कंडीशन जो थी, व्हेन द डॉक्यूमेंट टू बी प्रूव्ड इट इज इटसेल्फ ऑन नोटिस। मैंने आपको बताया कि ए ने मान के चलो बी की पोजीशन में कोई डॉक्यूमेंट था, उसके लिए नोटिस दे दिया इसको। अब नोटिस की कॉपी कोर्ट में दिखाता, तो इसको प्रूव करने के लिए इसको क्या होगा, फिर से नोटिस नहीं देना पड़ेगा। तो ये इटसेल्फ अ नोटिस, तो इसने ये नोटिस जो दिया है वो ऑलरेडी प्रूव करने के लिए तो दिया है। उस नोटिस के लिए अब आप अगर आप बात कर रहे हो जो इटसेल्फ नोटिस ही है, तो उसके लिए नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, जो एडवर्स पार्टी है वो इस जानती है बहुत अच्छे से कि उसको इस चीज को प्रोड्यूस करना है इसके, तो ऐसी कंडीशन में भी ए को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात, जो एडवर्स पार्टी है उसने फ्रॉड करके इसको प्राप्त करा है, फोर्स से प्राप्त करी है जो उसकी पोजीशन में थी, तब भी नहीं है। किसी कोर्ट के अंदर है, किसी कोर्ट के अंदर एडवर्स पार्टी ने उसके एजेंट ने दे रखी है, तब भी नहीं है आवश्यकता देने की। फिफ्थ, जो सामने वाली पार्टी एडवर्स पार्टी उसने एडमिट कर लिया कि ये चीज खो गई है, तब भी देने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट वन ये हो गया है कि जो डॉक्यूमेंट जिस व्यक्ति की पोजीशन में है वो कोर्ट की रीच से बाहर है, कोर्ट की आदेशिकाएं वहां पे नहीं चलती हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में भी जो ए व्यक्ति है, मैंने आपको एग्जांपल से समझाया, इसको नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। जनरली नोटिस देने की आवश्यकता है, पर ये कंडीशंस जो है इनमें नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो कंडीशन 6 जो है ये आपके लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चंस बनता है, यहीं से वो लाइन डाल देता कि ऐसी सिचुएशन है और अगर सेकेंडरी एविडेंस देना है तो क्या इन सर्कमस्टांसेस में नोटिस देने की आवश्यकता है। तो ये जो इसका प्रोवाइजो है ये इंपॉर्टेंट है, जनरली तो नहीं दिया जाएगा, बड़ा क्लियर वर्ड यूज हुआ है,
secondary evidence of the content of the document referred to in clause A of section 65. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें तो सेक्शन 60 सब क्लॉज A shall not be given, नहीं दिया जा सकेगा कब तक, unless the party proposing to give such secondary evidence has previously given to the party in whose possession or power the document or his advocate or represented. वो नहीं दिया जा सकेगा, ना उनकी रिप्रेजेंटेड की पोजीशन में हो चाहे एडवोकेट की पोजीशन में हो, जब तक कि नोटिस ना दे दिया गया हो या तो उसके अकॉर्डिंग कोई प्रक्रिया बनाई गई हो, अगर प्रिस्क्राइब बाय लॉ हो, और अगर नहीं भी है तो कोर्ट उन सर्कमस्टेंसेस जो प्रक्रिया बताएगा उनके अकॉर्डिंग ना भेज दिया गया हो, तब तक सेकेंडरी एविडेंस उस कंटेंट के डॉक्यूमेंट के लिए, जो डॉक्यूमेंट का कंटेंट है उसके लिए नहीं दिया जा सकता। वहीं प्रोवाइजो ने बता दिया कि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी हैं जिनमें आपको नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। सो नोटिस शैल नॉट बी रिक्वायर्ड, आवश्यक ही नहीं होगा सेकेंडरी एविडेंस की एडमिसिबिलिटी के लिए। और वो जो कंडीशंस जो थी 6 वो मैंने आपको अच्छे से समझा दी। एक लाइन के अंदर बताऊं मैं, जनरली सेक्शन 66 ये कहता है कि जनरली सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए आपको नोटिस देना ही होगा, तभी सेकेंडरी एविडेंस जो सेकेंडरी तुम्हारा वो एविडेंस होगा वो एडमिसिबल होगा। पर कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनके अंदर आपको सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए नोटिस देने की आवश्यकता नहीं। और वो क्या कंडीशंस हैं कि वो नोटिस ही खुद इटसेल्फ हो, कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट के अंदर आ गया हो, वो पार्टी को नॉलेज में हो, बहुत अच्छे से जानती है कि उसको ऐसा प्रोड्यूस करना है, वो पार्टी ने धोखाधड़ी करके उस चीज को प्राप्त कर लिया हो, और जो सामने वाली पार्टी है, एडवर्स पार्टी है, उसने ये बता दिया हो, उसने ये एडमिट कर रखा हो कि ऐसी चीज खो गई है, ऐसा डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट जिस व्यक्ति के पास है वो मान लो कोर्ट की रीच से ही बाहर हो, आउट ऑफ कोर्ट हो, आउट ऑफ रीच कोर्ट हो, तो ऐसी सिचुएशंस में नोटिस दिए वगैरह भी काम चल जाएगा। आई होप सेक्शन 66 आपको समझ में आया होगा। अब जो हम बात करेंगे, आपको मैंने लास्ट मेरा वीडियो था उसके अंदर होमवर्क दिया था मैंने, और ये 5 क्वेश्चन दिए थे। व्हाट इज अ फैक्ट एंड इशू, इलस्ट्रेट योर आंसर, व्हाट राइट शॉर्ट नोट ऑन फैक्ट एंड इशू, explain and explain fact and issue. The rule of evidence are in general the same in civil and criminal proceedings. Give the exceptions if any. What do you understand why the Bard Court used in the Indian Evidence Act? इन क्वेश्चंस को मैंने कहा था आपसे कि ये सारे क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, जनरली एक टॉपिक से रिलेटेड हैं, एविडेंस एक्ट की स्टार्टिंग की जो डेफिनेशंस हैं उनसे रिलेटेड हैं। एक्सप्लेन वाली चीजें हैं वो मैंने एक्सप्लेन करनी थी, मैंने आपको कहा था कि लिख के लाना है। अब सिर्फ आपको इसको मैच करना है, इसका आंसर मैं दे रहा हूं आपको। तो सबसे पहले जो 3 क्वेश्चन थे, व्हाट इज फैक्ट एंड इशू, एक्सप्लेन फैक्ट एंड इशू, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फैक्ट एंड इशू। तो शॉर्ट नोट्स की बात कही जाए ना तो सिर्फ इतनी बात आपको लिख देनी है शॉर्ट नोट्स में, फैक्ट एंड इशू क्या है तो ये लिख देनी। पर एक्सप्लेन की बात करें तो इसके आगे जो मैंने और लिखा है वो भी लिख देना है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की सेक्शन 3 के अनुसार जो एक्सप्रेशन है फैक्ट एंड इशू का, उसके अंदर उसका मतलब क्या है, क्या इंक्लूड है, एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट। तो एक तो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो उसकी डेफिनेशन है आपको वो लिखनी है फैक्ट एंड इशू की, फिर उसका इलस्ट्रेशंस लिख देना है। A is accused of murder B at his trial the following fact may be in issue। A है accused है किसके, B के मर्डर का, ठीक। अब ऐसी सिचुएशन में क्या फैक्ट एंड इशू हो सकता है, वो है दैट A caused B death, क्या A कारण है B की मृत्यु का, A ने इंटेंशनली मारा है B को, A had received grave and sudden provocation from B, क्या A ने जब व्यक्ति B को मारा तो B ने क्या उसे सडन प्रोवोकेशन दिया था, ग्रेव प्रोवोकेशन दिया था। जब A ने B को मारा तो क्या A जो व्यक्ति था वो अनसाउंड माइंड का था, इनकैपेबल था इस चीज को समझने के लिए कि ऐसा करने से व्यक्ति मर जाता। और भी एग्जाम्पल जो आपको आते हैं वो आप यहाँ लिख सकते हो, जैसे कि क्या A को अवॉइड करा गया था B के मर्डर के लिए, ये भी फैक्ट एंड इशू हो सकता है। क्या A ने B को इस चाकू से मारा है,
या डंडे से मारा, ये भी फैक्ट एंड इश्यू हो सकता है। तो वो सारी चीजें जो आप लिख सकते हो वो इसके अंदर लिखना है आपको, जितना पूछा है सिर्फ उतना ही लिखना है। बात एक्सप्लेन की हो तो एक्सप्लेन, जब मैंने जो लिखा, जो फैक्ट एंड इश्यू को एक्सप्लेन करने वाला आंसर है, उसके अंदर आप इतनी चीज और बढ़ा दोगे। A fact and dispute will be regarded as fact and issue only if the fact is such that by itself or in connection with other fact, it is crucial to the question of right or liabilities. The first requirement for the purpose is that fact should be in dispute between the parties. पार्टी के बीच dispute होना चाहिए। Whereas the second requirement is that the fact should touch the question of right or liability के लिए होना चाहिए। बहुत अच्छी बात। Explanation की बात करें तो for example, if the action is for the tort of negligence, such ingredient of liability for negligence which are in dispute shall be the fact and issue according to order 14 rule 1 to 7 of CPC 19 in civil matter. The process of ascertaining fact and issue is known as framing of issue. In criminal matter, the allegation in charge sheet are fact and issue. Generally सिविल के अंदर क्या कहते हैं, फ्रेमिंग ऑफ इशू, इशू फ्रेम कर रहे हैं। और अगर क्रिमिनल की बात करें चार्जशीट में क्या कहते हैं, फैक्ट एंड इशू क्या है। तो ये इलोबरेट कर देना है आपको। और बाकी फिर जो कोर्ट की पूछी गई थी डेफिनेशन, तो कोर्ट की डेफिनेशन में आपको ये लिख देनी है, मीनिंग ऑफ द कोर्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ एविडेंस एक्ट सो एंड सो, बर्ड कोर्ट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 and so, according to which court include all judges and magistrate and all persons except the arbitrators और लीगली अथोराइज टू टेक एविडेंस, जो लीगली अथोराइज हो एविडेंस लेके आएगी। 10 ये सारी सेक्शंस जो है मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन में आपको पढ़ाई है, इसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आए। लिखना क्या है मैं ये यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, कितना लिखना है। इसके बाद मैंने और इसको कर दिया ऑल जजेस, ऑल मजिस्ट्रेट, ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर, इजी कर दिया। फिर एक ही जजमेंट का आपको एग्जांपल दे दिया, इन स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस अंशुमन शुक्ला, it was held by the honorable apex court that the definition of the court under section 3 of Evidence Act is not executive. ठीक है, a forum from names as the arbitrator tribunal which was empowered to examine witness on oath, record evidence, summons record, award records, etc. was held to be in exceptions which is not treated as a court in its technical sense. It was further held that the authorities constituted under MP Matsya Adhikaran Adhiniyam 1983 दो नेम इस ट्रिब्यूनल वर कोर्ट। तो कोर्ट का है और उसको एक्सप्लेन क्या करना है इंडियन एविडेंस कोर्ट के अंदर विद जजमेंट, तो हमने ये कर दिया। तो आपको ये चीज लिखनी है, सिर्फ इतना ही लिखना है आपको। अब आप अपने आंसर्स मिला लेना, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जैसा क्वेश्चन वैसा ही लिखना। और ये हायर और लोअर दोनों के लिए है। तो आज की क्लास में यही समाप्त करूंगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल। इस QR कोड को स्कैन करके आप इजीली यहाँ से PDF इसकी डाउनलोड कर सकते हो और अपने आंसर को मैच कर सकते हो कि आपने कहाँ गलत किया हुआ है, कितना लिखना है आपको, क्योंकि आपको वहाँ पे टाइम मैनेज भी करना होगा। तो लिमिटेड ही लिखना है, बेशक आपको बहुत ज्यादा आता हो पर फिर भी लिमिटेड ही लिखना है और लिमिटेड में भी अच्छा चीज लिखना है। मिलेंगे कल इससे आगे की सेक्शंस को लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।